तो आज हम सीखने वाले हैं एक शर्ट का कॉलर, जैसे करके नॉर्मल फॉर्मल शर्ट में होते हैं। तो शर्ट के कॉलर के लिए मुझे जो गले का माप चाहिए या फिर राउंड नेक का माप चाहिए, वो जिसके माप से होगा उसी के गले के माप से आप लोग माप ले सकते हैं। तो मैं इधर पे 14 इंच राउंड नेक के हिसाब से एक कॉलर का पैटर्न दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले एक ऐसे पैटर्न पेपर को आप अनफोल्ड कर लीजिएगा। उसके बाद इसका जो अनफोल्ड वाला हिस्सा है, इधर पे आप एल स्क्वायर रख के, इसका किनारा एकदम बराबर रहना चाहिए। देखिए, एल स्क्वायर रख के एक लाइन ऐसे करके आप ड्रॉ कर लीजिए। ये लाइन ड्रॉ होने के बाद आप इधर से शर्ट का पैटर्न शुरू कर सकते हैं। तो मैं राउंड नेक का माप लिया था 14, तो उसके हिसाब से मैं ये ऑन फोल्ड से ले रहा हूँ, इसलिए आधा माप इधर पे लेना पड़ेगा। तो इसलिए मैं इधर पे 7 इंच के हिसाब से एक जगह पे मार्क किया हूँ। वही मार्क आप ऊपर भी ले लीजिए। तो सबसे पहले जहाँ से मैं 90 डिग्री एंगल ड्रॉ किया था, वो पॉइंट का नाम मैं इधर पे दे रहा हूँ 0। 0 से लेके राउंड नेक का जो आधा तक मैं इधर पे लिया था, उसका मैं नाम दे रहा हूँ 1। ओके, नेक्स्ट ये जो 1 है, इससे भी और 1 इंच बढ़ा के और एक लाइन देना है, इसका नाम देना है 2। ये 1 से लेके 2 तक जो डिस्टेंस है, ये 1 इंच होना चाहिए। ये मैंने किस लिए लिया हूँ, मैं इधर पे तो राउंड नेक का माप जो लिया था वो फिटेड है, पर मैं जब कॉलर बनाऊँगा तो कॉलर में प्लैकेट के लिए भी एक्स्ट्रा माप रहना चाहिए, नहीं तो कॉलर का प्लैकेट एक के ऊपर एक चढ़ेगा नहीं। तो ऐसे हो जाने के बाद सेम टू सेम ऊपर में भी आप 7 इंच लिए थे इधर पे, और 1 इंच बढ़ा के मतलब 8 इंच और एक लाइन खींच दीजिए। तो देखिए, मैं इधर पे 0 से लेके 1 इंच 0 से लेके 7 इंच, 0 से 1 नोट आउट किया, फिर इधर पे 1 इंच बढ़ा के 2 पॉइंट आउट किया। अब ये जो 2 लाइन मैं ऊपर भी सेम टू सेम ले लिया था, ये आप इधर पे स्क्वायर आउट कर लीजिए। ये 1 इंच का चौड़ाई सेम टू सेम रहेगा पूरा नीचे से ऊपर तक। तो ऐसे ही करके मैं ये इतना तक ड्रॉ किया। फिर इधर पे 2 से लेके 3 ये जो डिस्टेंस है, मैं इधर पे 1/4 इंच ऊपर में एक दाग दिया। 2 से लेके 3 मैं इधर पे 1 and 1/4 इंच आप में दाग दिया। फिर नेक्स्ट मैं इधर पे क्या करूँगा, 3 से लेके 4 1/4 इंच मतलब 3/4 इंच अप करूँगा। 3 से लेके 4 मैं इधर पे 3/4 इंच अप किया। तो ये टोटल में कितना आएगा, 2 से लेके 3 1/4 इंच और 3 से लेके 4 3/4 इंच। तो टोटल ये 1 इंच का आ जाएगा। फिर 4 से लेके 5 मैं इनसाइड करूँगा 1 and 1/4 इंच। जैसे करके मैं इधर पे 2 से लेके 3 अप किया था, सेम टू सेम 4 से लेके 5 भी मैं इधर पे 1 and 1/4 इंच इनसाइड करूँगा, जिसका मैं इधर पे नाम दूँगा 5 से। तो ये जगह सबको क्लियर हो गया। फिर मैं
ये 3 और 5 ये 2 पॉइंट जो है ये मैं ज्वाइन कर दूंगा। तो ये देखने में ऐसा हो जाएगा। 2 से लेके 3 1/4 इंच अप, 3 से लेके 4 3/4 इंच अप और 4 से लेके 5 1/4 इंच इनसाइड में। फिर ये दोनों ज्वाइन कर दिया। सेम टू सेम 3 से लेके 1 का जो पॉइंट है मैं इसको ज्वाइन करके थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। नेक्स्ट मैं इधर पे ये साइड में चले आऊँगा। इधर पे 0 जो पॉइंट है ना, इधर से मैं 1/2 सेंटीमीटर ऊपर में एक दाग दूंगा, जिसको मैं पॉइंट आउट करूँगा 6 से, क्योंकि लास्ट में इधर पे 5 हुआ था, 5 के बाद 6। जो 6 का जो लाइन है इधर पे, ये लाइन से मैं एक लाइन स्क्वायर आउट करूँगा। स्क्वायर आउट करने के टाइम पे आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि ये डिस्टेंस पूरा सेम टू सेम रहना चाहिए। मतलब ये इधर पे भी 1/2 सेंटीमीटर, इधर पे भी 1/2 सेंटीमीटर, ये पूरा डिस्टेंस सेम टू सेम रहना चाहिए। तो थोड़ा सा मैं इधर पे इसको ऐसे करके थोड़ा सा स्क्वायर आउट करूँगा, ज़्यादा नहीं, आधा तक करने में ही हो जाएगा। नेक्स्ट मैं इधर पे क्या करने वाला हूँ, ये जो टोटल आप डिस्टेंस देख रहे हैं ना 0 से लेके 2 तक, इसको लगभग आप तीनों हिस्सों में बांटिए। जैसे करके ये 0 से लेके 2 तक अगर 9 इंच हुआ तो 3 इंच करके होगा, पर इधर पे टोटल 8 इंच है, देखिए। तो मैं इधर पे लगभग 2.25 इंच करके ले रहा हूँ। तो ऐसे ही करके लगभग इसको 3 भाग करने के बाद इधर पे A और B ऐसा करके 2 पॉइंट मिलेगा। पूरा हिस्से को अगर 3 भाग करेंगे तो फिर आप क्या करेंगे, ये है हिप काट स्केल। हिप काट का ये चौड़ा हिस्सा है और ये साइड में इसका पतला हिस्सा है। चौड़ा हिस्सा बाहर की तरफ रखेंगे और पतला हिस्सा अंदर की तरफ रखेंगे। रखने के बाद ये जो लाइन है ना 6 वाला जो लाइन है, इसके साथ आप इसको पैरेलली रखेंगे और हिप काट को धीरे धीरे अंदर के तरफ मूव करेंगे। ऐसे करते वक्त हिप काट जाके जब ये A वाला पॉइंट पे टच करेगा तब भी आप इसको ऐसे शेप से मिला सकते हैं। मिला के आप जो ये 6 वाला है बाहर की तरफ एक्सटेंड कर देंगे। आप लोग इधर पे देख सकते हैं जब 6 से ये लाइन निकला है थोड़ा सा स्मूथली निकला है, उसके बाद जाके ये A से मिला है। तो ये अगर स्मूथली ना निकलेंगे तो कॉलर का शेप भी ख़राब हो जाएगा। और तो और फ्रेंच कट से क्या करना पड़ेगा, ये जो नुकीला हिस्सा है ना इसको भी हम थोड़ा सा स्मूथ कर देंगे ये जगह पे। नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट 6 से लेके कॉलर बैंड के लिए मैं ऊपर 1 1/4 इंच ऊपर जा रहा हूँ, मतलब 1.25 इंच। अगर वोमेंस शर्ट होगा तो आप 1 इंच उसको ले सकते हैं। तो मैं इधर पे 6 से लेके 7 तक 1 1/4 इंच ऊपर की तरफ गया। एक चीज़ आप सभी को ध्यान रखना पड़ेगा, ये 6 से लेके 7 तक का डिस्टेंस है, 0 से नहीं। 6 से लेके 7 तक 1 1/4 इंच। फिर आप इसको भी स्क्वायर आउट कर लीजिए। मतलब जब आप 6 से 7 ले रहे हैं इधर पे भी डिस्टेंस सेम टू सेम रहना चाहिए, तब भी जाके ये स्क्वायर आउट होगा। मतलब ये 90 डिग्री एंगल होना चाहिए। तो ये पूरा बाहर की तरफ स्क्वायर आउट कर दिया। ये बाहर की तरफ स्क्वायर आउट करने के बाद ये जो 5 का पॉइंट मुझे मिला था
उससे 7 हिप कार्प का इनसाइड पोर्शन से शेप दे के मिलाना पड़ेगा। पर एक चीज़ आप सभी को ध्यान में रखना पड़ेगा कि 7 से जब ये हिप कार्प का लाइन निकलेगा तब ये स्मूथली होना चाहिए। ये अगर स्मूथली नहीं होगा तो जब आप कॉलर का बैंड काटेंगे ये जगह पे नोखीला आ जाएगा। तो ये 5 से लेके 7 तक ऐसे स्मूथली मिलेगा। तो आप इधर पे देख सकते हैं 7 से जब ये लाइन निकला है ये स्मूथली आके 5 पे मिला है। धीरे धीरे ये कर्व नीचे की तरफ डाउन हो गया। नेक्स्ट आपको क्या करना है, 7 से लेके 8 जितना भी आप कॉलर का बैंड ले रहे हैं उससे ½ इंच ज़्यादा लीजिए। मैं इधर पे 1 1/4 इंच लिया था 6 से लेके 7 तक, तो 7 से लेके 8 तक मैं 1 3/4 इंच अप पे लूँगा। अगर आप वुमेन्स शर्ट का पैटर्न इधर पे दिखाएंगे अगर आप वुमेन शर्ट का पैटर्न इधर पे दिखाएंगे तो बैंड अगर 1 इंच लेंगे तो ये 1.5 इंच लीजिएगा। तो इधर पे मैं 1 1/4 इंच लिया था, इसलिए मैं इधर पे 1 3/4 इंच ऊपर में एक पॉइंट आउट किया, जिसको आप पॉइंट आउट कर सकते हैं 8 से। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, ये 8 का जो पॉइंट है, ये जो 8 का पॉइंट है इसको आप स्क्वायर आउट कर दीजिए। तो 7 से लेके 8 कितना हुआ, 1 3/4 इंच अप, 1 3/4 इंच अप। इसको आप स्क्वायर आउट कर दिया है। अब देखिए आप ये जो 7 वाला पॉइंट मिला था ना, 7 से लेके जब 5 में आप इसको ज्वाइन किए थे तो एक का एक लाइन ऊपर के तरफ स्क्वायर आउट हुआ था। तो ये जाके जहाँ पे मिल रहा है ये वाला पॉइंट को आप डिनोट कीजिए 9 से। ये वाला पॉइंट से ही कॉलर का स्टैंड शुरू होगा। तो ये वाला पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है कॉलर का सिलाई के टाइम पे, क्योंकि ये जब स्टैंड के साथ बैंड आप जोड़ेंगे कॉलर को तो ये 9 वाला पॉइंट दोनों साइड सेम टू सेम होना चाहिए, नहीं तो कॉलर टेढ़ा हो जाएगा। तो ये 9 वाला पॉइंट से आप 2.5 इंच ऊपर में लीजिए, 2.5 इंच ऊपर में लीजिए। लेने के बाद ये पॉइंट का नाम दीजिए 10। अब आप हिप कार्प के बाहर वाला पोर्शन से 8 से लेके 10 को ज्वाइन करके थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर दीजिए। देन आपका इधर पे कॉलर का स्ट्रैंड ड्रॉ करना है, तो उसका जो लंबाई होगा वो हम सभी को खुद से ही ड्रॉ करना है, क्योंकि वो डिपेंड करेगा स्टाइल के ऊपर। क्योंकि पिछले क्लास में आप सभी को ही बता चुके हैं कि कॉलर अलग अलग डिज़ाइन और अलग अलग टाइप का होता है, तो वो कॉलर कितना स्प्रेड रहेगा या कितना छोटा रहेगा वो सब आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा। तो 9 से लेके मैं इधर पे कोई भी जगह पे इसका स्टैंड ड्रॉ कर सकता हूँ, और कोशिश कीजिएगा कि ये बैंड से बड़ा ना हो जाए, तो फिर इसका स्टैंड ज़्यादा नोखीला हो जाएगा। तो इधर पे मैं कोई भी जगह पे एक जगह पे इसको 9 से लेके ड्रॉ कर दिया और उसको पॉइंट आउट कर दिया 11 से। तो इधर पे मैं देख रहा हूँ ऐसे 2 पार्ट अलग अलग निकल गया, जिसमें से ये निकल गया कॉलर का स्टैंड और ये हो गया कॉलर का बैंड। ये हो गया कॉलर का स्टैंड, ये हो गया कॉलर का बैंड। तो ऐसे ही करके हम जब इसको कटिंग करेंगे तो कैसे करके कटिंग करेंगे, स्टैंड कटिंग करते वक्त मुझे 8, उसके बाद इसे कटिंग करके 10, फिर 11, फिर 9 और अंत में जाके 7 तक कटिंग करना है। 8 से लेके 7 ये ऑन फोल्ड में रहेगा तो ये कटिंग नहीं होगा। फिर बैंड कटिंग करते वक्त 7 से लेके 9, 5,
फिर 3 से लेके 1 से लेके स्मूथली ये वाला पॉइंट से घूम के ए तक और ए से लेके ये लाइन को पकड़ के 6 तक हम कटिंग करेंगे। तो ये स्टैंड और बैंड का पैटर्न अगर मैं इसको कट आउट कर दूंगा तो ये इसका कटिंग ऐसा होगा। आप इधर पे देख सकते हैं। फिर स्टैंड और बैंड को अलग करना है तो इसको मैं शेयर से अलग करूँगा। पर इसको कटिंग करते वक्त एक चीज़ आप सभी को ध्यान में रखने पड़ेगा, ये पैटर्न को ऑन फोल्ड है इसलिए इसको मजबूती से पकड़ के रखिए, क्योंकि ये फिसल जाएगा तो ये पैटर्न ख़राब हो सकता है। तो ऐसे ही करके मेरा ये कॉलर का बैंड और ये कॉलर का स्टैंड बन गया है। तो इसका सिलाई का प्रोसेस आप सभी को नेक्स्ट दिन में दिखाया जाएगा। कॉलर का रेडी पैटर्न बन जाने के बाद ये रेडी पैटर्न को हम बॉक्रोम के ऊपर डाल के इसका चारों ओर से पेंसिल से मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद वो इस तरह का दिखेगा। तो यही बॉक्रोम कॉलर के नीचे जाएगा। तो इसका जो साइड से मैं पेंसिल से मार्क कर लिया हूँ, यही लाइन से मैं ये पूरा बॉक्रोम को कटिंग कर लूँगा। तो देखिए मैं इधर पे कॉलर का रेडी पैटर्न से बॉक्रोम काट लिया हूँ और ये कटिंग पूरा पेंसिल के लाइन के ऊपर से है। एक चीज़ आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये कॉलर का जो पैटर्न होगा उसके हिसाब से जो कटिंग हम करेंगे वो महीन होना चाहिए पूरा, क्योंकि इसका जो किनारा है ये अगर रफ़ हो गया तो कॉलर का क्वालिटी और उसका जो अच्छा है वो ख़राब हो जाएगा। और तो और हर जगह पे जैसे करके मैं ऑन फोल्ड में लिया था तो ये बराबर होना चाहिए, मतलब जैसे करके पैटर्न में था कॉलर स्टैंड और कॉलर बैंड दोनों का ही। उसके बाद तो ये कॉलर का बॉक्रोम काट लेने के बाद कपड़ा काटना पड़ेगा। आप जो शर्ट का कपड़ा से ये कॉलर बनाएंगे उसी कपड़ा से ही काटेंगे। तो एक एक बॉक्रोम के लिए 2 पीस करके कपड़ा लगेगा, मतलब स्टैंड के लिए 2 पीस और बैंड के लिए 2 पीस। चारों ओर ये रेडी पैटर्न से 1/2 इंच एक्स्ट्रा करके आप लोग कपड़ा काट सकते हैं। पर कपड़ा काटने के टाइम पे एक चीज़ आप सभी को ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये ऑन ग्रेन में होना चाहिए, मतलब ये कपड़े का लंबाई होना चाहिए और ये कपड़े का चौड़ाई होना चाहिए। ऐसा करके कटिंग ना करने से आपका कॉलर ख़राब हो सकता है। तो ऑन ग्रेन और ऑफ ग्रेन तो पिछले क्लास में हम सभी को बता दिए हैं, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये बॉक्रोम को हम इसके ऊपर आयरन करके प्रेस करके चिपकाएंगे। तो एक चीज़ अच्छी तरह से देखिए, ये बॉक्रोम का एक साइड बहुत ही रफ़ है और दूसरा साइड महीन है और उसमें मोम का चमकीला हुआ परत दिया हुआ है। तो ये मोम वाला हिस्सा हर वक्त बॉक्रोम के नीचे की तरफ रहेगा, मतलब कपड़े के तरफ रहेगा, और रफ़ वाला हिस्सा ऊपर के तरफ रख के हम इसके ऊपर आयरन चलाएंगे। तो इधर पे आप देख सकते हैं कि मैं ये कपड़े के अंदर वाला साइड में, मतलब कपड़े का सीधा साइड होता है और उल्टा साइड होता है, तो मैं उल्टा साइड में इसको चिपका दिया हूँ। तो ये अगर का कपड़ा का सीधा साइड होगा तो 2 सीधा साइड अंदर के तरफ रहेगा और कोई भी एक पैनल में उसका उल्टा साइड में दोनों बॉक्रोम में चिपका दिया। उसके बाद ये जो बॉक्रोम का बैंड है इसमें 2 साइड में 2 तरह का शेप आप देख रहे हैं। तो जो साइड में शेप ज़्यादा होगा, मतलब नीचे की तरफ का जो शेप होगा, उसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो मैं बॉक्रोम के ऊपर मोड़ के ये साइड से आयरन चला लूँगा। तो ये आयरन कर लेने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखेगा।
तो सबसे पहले मैं सिलाई करूँगा कॉलर का स्टैंड। तो 2 कपड़ा को एक साथ रखूँगा, दोनों का सीधा साइड अंदर की तरफ रहेगा और बॉक्रोम का साइड से मैं सिलाई शुरू करूँगा। तो सबसे पहले ये 2 कपड़ा का किनारे से मैं सिलाई शुरू करूँगा और जस्ट बॉक्रोम के नीचे से 1 mm की दूरी से एकदम बॉक्रोम के साथ टच रहेगा सिलाई। मैं ये कोने से थोड़ा सा पहले तक सिलाई करूँगा, एक टेक आगे तक। तो इधर पे मैं लॉक दूँगा, लॉक देने के बाद तो आप सभी इधर पे देख सकते हैं कि मैं एकदम बॉक्रोम के थोड़ा सा पहले से सिलाई रोक दिया हूँ, एक टेक पहले से। और उसके बाद मैं इसके नीचे नीडल को घुसा दूँगा। फिर मैं क्या करूँगा, एक दूसरा धागा लूँगा और प्रेशर फुट को ऊंचा करके ये दोनों कपड़े का जो लेयर है इसका बीचों बीच से नीडल तक लेके जाऊँगा। तो नीडल नीचे है कपड़े के, तो इसलिए ये धागा जाके नीडल पे अटकेगा। उसके बाद वही पोजीशन पे मैं प्रेशर फुट को फिर से दबा दूँगा, तो ये धागे के ऊपर दब जाएगा। फिर और एक टेक मैं आगे जाऊँगा और एक टेक आगे जाने में क्या होगा, जो धागा मैं नीडल के पास ले जाकर नीडल से एकदम चिपका दिया था वो नीडल पे अटका जाएंगे ऐसे करके। तो आप इधर पे देख सकते हैं ये नीडल पे पूरा अटक गया है। उसके बाद ये जो 2 लेयर है इस दोनों लेयर के नीचे ये धागा मैं घुसा दूंगा इस तरह से। तो ये चला गया अंदर के तरफ और फिर से मैं 2 mm सिलाई शुरू करूँगा। सेम टू सेम दूसरा कोना भी मैं एक टेक पहले रुक जाऊँगा इधर पे आप देख सकते हैं एक टेक पहले मैं इधर पे रुक गया हूँ। फिर सेम प्रोसेस से मैं एक धागा लेके दोनों कपड़े के बीचों बीच से नीडल तक लेके जाऊंगा और ये नीडल में एकदम अटकना चाहिए। फिर मैं प्रेशर फुट को नीचा कर दूंगा और हाथ से घुमा के और एक टेक दूंगा, जस्ट एक टेक। फिर प्रेशर फुट ऊंचा करने में क्या होगा, ये धागा नीडल में अटक जाएगा और फिर से मैं ये धागे को एकदम अंदर के तरफ डाल दूंगा। याद से ये अंदर के तरफ ना डालने से क्या होगा, ये निकला रहेगा तो कॉलर का नोक ठीक ठाक से उठेगा नहीं। तो ये पूरा अंदर के तरफ चले जाना चाहिए। फिर मैं बॉक्रोम के किनारे से सिल के लास्ट में लॉक देकर निकल जाऊंगा। तो ये चारों ओर सिल जाने के बाद हम इधर से तीनों साइड से सिल जाने के बाद तीनों साइड 1 सेंटीमीटर करके रख के बाकी कपड़ा छांट देंगे और ऊपर के तरफ ऐसा छोटा छोटा करके नोच दे देंगे ताकि ये कॉलर जब बैक नेक पे बैठेगा तो ये अच्छी तरह से बैठ जाए। इसके लिए इसका चारों ओर से मैं नोच दे दिया। और तो और इसका जो नोक है इससे 2 mm छोड़ के इसका नोक को मैं इधर से काट दिया। तो आप इधर पे देख सकते हैं 2 mm रख के इसका नोक दोनों साइड का मैं इधर से ऐसे करके काट दिया। फिर मैं क्या करने वाला हूँ, इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, एक कपड़ा ये साइड, एक कपड़ा एक साइड, दोनों कपड़ा को ऐसे मोड़ने के बाद हम इधर पे इसको ऐसे टिप पकड़ लेंगे और एक्स्ट्रा जो धागा है
इसको उंगली में ऐसे फंसा के इसको पलटा देंगे। पर पलटाने के टाइम पे एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये उंगली छोड़ना नहीं है लास्ट तक। फिर जाके जब हम इसको पलटाएंगे या ऐसे नोकीला नोक निकल जाएगा। सेम टू सेम मैं अपोजिट साइड पे भी ऐसे करने वाला हूँ। पलटाने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखेगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसका पीछे का साइड का कपड़ा तो लूज़ है क्योंकि इसमें बकरम नहीं है, तो ये कपड़ा को रगड़ के इसका बराबर में लाना चाहिए। मतलब ये जो स्टिच रहेगा वो फ्रेंच सीम बनेगा और कॉलर का स्टैंड के बीचों बीच ये जॉइंट रहना चाहिए। ये कभी भी ऐसे पलटा के सामने की तरफ नहीं आना चाहिए, तो फिर कॉलर ख़राब दिखेगा। उसके बाद मैं इसका चारों ओर से 6 mm या 4 mm स्टिच दूंगा। तो इसके लिए आपको लॉक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑटोमेटिकली ये कॉलर स्टैंड कॉलर बैंड के अंदर में घुस जाएगा। और अगर आप लॉक देना चाह रहे हैं तो 2 या 3 टेक में लॉक दे सकते हैं। चारों ओर से एक चाप से मतलब 6 mm से सिलाई दे रहा हूँ। और सिलाई देने के टाइम पे ये जो नोक है, इसका जो धागा है, इसको ऐसे खींच के रखना है तो इसका नोक ठीक ठाक से बैठे रहेगा। और इसका नीचे का कपड़ा रगड़ के नीचे डाल के ही हमको सिलाई चलाना है। तो ये जो कॉलर का स्टैंड है, इसका आप देख सकते हैं एक साइड बॉक्रोम है, एक साइड नहीं है। तो जो साइड बॉक्रोम है उसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ये बॉक्रोम के ऊपर ऐसे मोड़ दे। मोड़ने के बाद इधर से अच्छी तरह से नाखून से दाग दे। दाग देने के बाद इसको जब आप खोलेंगे तो वो इस तरह का दिखेगा, एक भांज का दाग दिखेगा। इसका जस्ट 2 mm नीचे से और एक सिलाई हम इसके पूरा कॉलर स्टैंड में चलाएंगे। क्यों? ताकि जब कॉलर बैंड में ये कॉलर स्टैंड जुड़ेगा तो नीचे का कपड़ा फिसल ना जाए, इसलिए। तो ऐसे ही करके नीचे का कपड़ा एकदम फ्लैट रहना चाहिए। और पूरा एकदम इसके जस्ट 2 mm नीचे से एक स्टिच मैं चला दिया। ठीक है। नेक्स्ट हमको क्या करना है, ये कॉलर का जो 2 नोक है, इस नोक को बराबर से मिलाना है और ऐसे इसको पकड़ के बीच तक इसको भांज करना है। बीच तक भांज करने से ये ऑन फोल्ड निकल जाएगा और जहाँ से ये ऑन फोल्ड निकल रहा है, इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इधर पे हम एक छोटा करके नॉच दे देंगे। तो नॉच देने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखेगा। फिर ये कॉलर का जो बैंड है, कॉलर का बैंड पहले ही मैं ऐसे करके आयरन कर चुका था। तो ये बैंड के जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको मोड़ कर इसका साइड से मैं 8 mm सिलाई चलाऊँगा। मतलब 6 mm से थोड़ा सा ज़्यादा, इतना सा। आपको मैं अगर स्केल से दिखाऊंगा तो 8 mm इतना सा सिलाई मैं इधर से चलाऊँगा। और नीचे का कपड़ा फिसलना नहीं चाहिए। नीचे का कपड़ा अच्छी तरह से पकड़ के रखना है, ये फिसलना नहीं चाहिए। और ये हमेशा सीधा साइड से आप सिलाई कीजिएगा क्योंकि ये टॉप स्टिच है, ये ऊपर से दिखेगा।
जैसा शेप में है वैसा ही शेप में मैं इधर पे सिलाई चलाया हूँ। आप देख सकते हैं इसका शेप जैसा करके है वैसा ही करके मैं पूरा में सिलाई चलाया हूँ। फिर मुझे क्या करना है, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम इधर पे मोड़ देंगे दोनों साइड पे एक्स्ट्रा कपड़ा मोड़ देने के बाद, तो ये दोनों साइड जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम मोड़ देंगे ऐसा करके। ये मोड़ने के बाद इसको हम ये दो कोना को एक साथ जैसे करके स्टैंड में किए थे ऐसे करके समान से पकड़ेंगे और इसको ऐसे करके बराबर में पकड़ने के बाद ये भी एक ऑन फोल्ड में आ जाएगा। तो इधर से हम नॉच दे देंगे छोटा सा। फिर मुझे क्या करना है, इधर पे ये साइड में बॉक्रोम नहीं है क्योंकि ये साइड में देखिए मैं कपड़ा को पकड़ पा रहा हूँ, पर ये साइड में बॉक्रोम है, मतलब ये सीधा साइड है। तो ये सीधा साइड में ये ऐसा बैठेगा, तो इसको सिलना पड़ेगा कैसे करके। तो कॉलर का जो बैंड है वो स्टैंड का सीधा साइड में उसके ऊपर में ऐसे करके रखिए, नॉच से नॉच मिलेगा और बॉक्रोम से बॉक्रोम मिलना चाहिए ऐसे करके। बॉक्रोम से बॉक्रोम मिलना चाहिए और नॉच से नॉच मिलना चाहिए। बॉक्रोम कॉलर स्टैंड का ये सीधा साइड है और ये बैंड का सीधा साइड है। इन दोनों को एक साथ मैं ऐसे पकड़ के बीच से लेके कोने तक सिलाई चलाऊँगा। और एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा, ये फिसल ना जाए, ये बॉक्रोम से बॉक्रोम चिपकना चाहिए और जस्ट बॉक्रोम के किनारे से ये सिलाई चलेगा। बॉक्रोम के ऊपर सिलाई उठना नहीं चाहिए, जस्ट बॉक्रोम के नीचे से ये सिलाई चलेगा। इधर पे आप देख सकते हैं कि मैं स्टैंड के जस्ट किनारे में बैंड का जो बॉक्रोम है उसको पकड़ के कैसे करके सिलाई दे रहा हूँ। इसका देखिए आप, सिलाई एकदम किनारे से है, एकदम नीचे से किनारे से। तो ऐसे ही करके मैं इधर पे किनारे तक सिलाई चलाऊँगा। फिर इसको अपोजिट साइड पे मोड़ के उसी सिलाई के ऊपर और एक बार सिलाई चला दूँगा ताकि मुझे फिर से खोलना ना पड़े और पूरा ऐसे करके सिलाई देकर निकल जाऊंगा। पर एक चीज़ ध्यान में रखना है, बॉक्रोम से बॉक्रोम एकदम सटा रहना चाहिए और बॉक्रोम के जस्ट नीचे से ये सिलाई चलेगा। नेक्स्ट मुझे क्या करना है, एक कपड़े का सीधा साइड जो है वो ऐसे ऊपर की तरफ रखना है। सपोज़ ये सीधा साइड है कपड़े का, तो ऐसे इसको ऊपर की तरफ रखने के बाद इसका जो रॉयज है वो रॉयज से ऐसे मिल जाना चाहिए। तो ये साइड में कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं रहेगा, जितना हमको सीम अलाउंस चाहिए उतना ही रहेगा। बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो स्टैंड के ऊपर की तरफ रहेगा, ये साइड रहेगा। और इसका जो कॉलर बैंड का जो किनारा है इधर से मैं लॉक देकर सिलाई शुरू करूँगा। मैं लॉक दे रहा हूँ और ये वाला जो सिलाई जो चलेगा, पहले मैं जो सिलाई चलाया हूँ उसके अंदर से जाना चाहिए, क्योंकि बाहर से जाएगा तो वो सिलाई दिखेगा। और ये जस्ट बॉक्रोम के किनारे से ऊपर से चलेगा। देखिए आप इधर पे देख सकते हैं, ये सिलाई जस्ट बॉक्रोम के ऊपर से चल रहा है। करके मैं जस्ट बॉक्रोम के किनारे से ऊपर से ये सिलाई चलाऊंगा। लास्ट में लॉक करके निकलूंगा। तो एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसको मैं ऐसे करके छांट दूंगा, नहीं तो कॉलर का जो बैंड है वो
पूरा फुला रहेगा। एक्स्ट्रा कपड़ा काट देने के बाद इसको मैं जब पलटाऊंगा, इसका जो सीधा साइड है वो ऐसे ऊपर में चला आएगा और इसका रॉयज नीचे की तरफ चला जाएगा। कभी भी इसका किनारे पे कैंची से नोक उठाने की कोशिश मत कीजिए, तो फिर कपड़ा फट जाने का एक चांसेस रहेगा। नेक्स्ट क्या करना है, इसका जो नीचे का कपड़ा है इसको खींच के इसके ऊपर से और एक 6 mm स्टिच देना है। कोई इसका कॉलर का स्टैंड के किनारे से भी थोड़ा सा डाउन करके ऐसे देते हैं, कोई इधर से डायरेक्टली वो स्टिच दे देते हैं और नीचे धागा खींच के बांध देते हैं। तो मैं इधर से डायरेक्टली ये स्टिच देने वाला हूँ, पर नीचे का कपड़ा ऐसे खींच के इधर से 6 mm सिलाई चलाऊँगा और धागा बड़ा करके रखूँगा ताकि मैं उसको नीचे से खींच के बाद में बांध सकूँ। तो ऐसे करके मैं इतना तक धागा ख़त्म करके निकल जाऊंगा और नीचे से धागा खींच के ऐसे करके नीचे से धागा आ गया। और दोनों धागा नीचे ऐसे आ जाने के बाद इसको मैं इधर पे 2 बार गीटा मार दूंगा, ऐसे करके 1, 2 या 3 बार गीटा मार दूंगा। सेम टू सेम अपोजिट साइड में भी मैं ऐसे ही करने वाला हूँ। तो ऐसे करके ये कॉलर बन जाने के बाद और एक चीज़ देखना पड़ेगा, इसका नोक से नोक मिलाना पड़ेगा और इसका किनारे से किनारा ऐसा मिलना चाहिए। उसके बाद क्या करना है, हमें इसका चारों साइड से 2 mm सिलाई चलाना है। कोई कोई करता है कि शर्ट में ये कॉलर जोड़ने के टाइम पे डायरेक्टली जब कॉमन बाउंड सिम देते हैं तब भी ये 2 mm सिलाई चलाते हैं, पर मैं इधर पे कॉलर को जस्ट दिखा रहा हूँ इसलिए अब भी 2 mm सिलाई इधर से चला लूँगा। पर एक चीज़ आप सभी को ध्यान में रखना पड़ेगा कि 2 mm सिलाई एकदम किनारे से ना चला के थोड़ा सा पहले से चलाइए, क्योंकि किनारे से चलाते वक्त आपको ये किनारा जुड़ जाएगा, तब आपको जब गला में ये कॉलर सेट करना है तो मुश्किल होगा। तो किनारे से थोड़ा सा छोड़ के मैं इधर से 2 mm सिलाई चलाऊँगा और बाद में जब शर्ट में ये कॉलर ऐसे सिलाई हो के रॉयज अंदर चला जाएगा तब इधर से मैं पूरा 2 mm सिलाई देकर उसको भर दूँगा। ऐसे मैं 2 mm सिलाई चला रहा हूँ। ऐसे ही कर तो नीचे का जो कपड़ा है वो 1 सेंटीमीटर रख के हम उसको छांट देंगे। तो ऐसे ही करके मेरा बन जाएगा स्टैंड कॉलर शर्ट का। तो कॉलर को ऐसे करके रख के देखिए वो खड़ा हो रहा है कि नहीं, और इसका किनारा जो है ऐसे गोल होना चाहिए।